इनका क्या जरूरत है। चलो कैलोरीमेट्री, आपको नाम से ही पता चलेगा कैलोरी को काउंट करने का या तो उसका कुछ मेजर करने का ऐसा कुछ होगा। एंड कैलोरी इज द एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक, बेसिकली कैलोरी किलो कैलोरी ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी के बारे में, किस तरह से उनका बिहेवियर रहता है। सो हीट एनर्जी, वी हैव डिफाइंड हीट एनर्जी इन द आईसीसी फिजिक्स पार्ट 1, मतलब 9th में आपने हीट एनर्जी को डिस्क्राइब किया होगा। इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है सारे मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक, furthermore we know that when a certain quantities of heat is energy is supplied to a body, it increase its kinetic energy of its molecule। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है बताएं। आप पानी को गर्म करते हैं हम लोग, तो थोड़ी देर के बाद वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, आपने देखा होगा उस वेसल में फटाफट मूव करते हैं। और दूसरा भी एक है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये भी हीट एनर्जी की वजह से ही होता है। जब ठंडा है वहां से जहां हवा गर्म हो जाती है वहां पे वो एक्सपांड होती है, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, तो गर्म जगह से ठंडी जगह पे हवा, मतलब ये आप जानते हो। तो किसी को भी हीट एनर्जी सप्लाई करो, एनर्जी सप्लाई करो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। This result in increase of average kinetic energy of the molecule and hence the temperature of the body rises। तो उसका मतलब ये है कि बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, एनर्जी वाले हैं, सब टकराएंगे, तो आपको पता है थोड़ा फ्रिक्शन होगा और थोड़ी सी हीट एनर्जी बढ़ती है। दिस इज द रियल केस में इस तरह का होता है। आपने दो पत्थर को टकराओ तो क्या होता है, दोनों थोड़े थोड़े हीट पकड़ लेते हैं। सो उसकी एनर्जी जो टकराने की है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। ठीक, conversely if heat energy is given out by hot substance is result in the decrease in the average kinetic energy of the molecule of the substance and hence the temperature of the body falls। चाय की प्याली है, उनको बाहर रखो तो वो उबल रही होती है, तो अंदर के मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद इट लॉस द हीट इन द आउटर सराउंडिंग में अपने हीट लॉस कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक जो मॉलिक्यूल थे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। Temperature, it is the average kinetic energy of the molecule of substance of solid, liquid and gas। टेम्परेचर मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सारे मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट डिसाइड द टेम्परेचर। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल मैंने बोला, बॉइलिंग वाटर, तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसमें हीट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। एकदम ठंडा आप आइस बोल दो तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो गई, दैट मींस एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गए, तो उसके टेम्परेचर कम होगा। फर्दर मोर व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर till the temperature equalize। Thus it is the temperature of the body which determine the direction of flow of the heat energy। मतलब कोई भी दो बॉडी को कनेक्शन में लाओ, फॉर एग्जांपल एक वेसल है, ये वाला वेसल है, इसका टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है इस सरफेस पे, और इसमें आपने मिल्क रखा, दूध रखा, पानी रखा, जो भी, पानी का टेम्परेचर या मिल्क का टेम्परेचर कम है, लेकिन जिसके कांटेक्ट में आया मतलब नीचे वाली सरफेस, इनका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना टेम्परेचर मिल्क को दे देगा। सो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब जो भी हीट एनर्जी है, वो दूसरे को प्रोवाइड करती है। तो इतना याद रखना है, दो कोई भी बॉडी कांटेक्ट में लाओ तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टू द लोअर। चाय की प्याली आप बाहर रखो, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब आएगी तो चाय क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी दे देगा एटमॉस्फेयर को। दैट मींस हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। Thus it is the temperature of the body which determine the direction of flow of heat energy। तो कौन डिसाइड करेगा हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी, दैट इज द टेम्परेचर। ये नियरली बहुत सारी चीजें सेम है। टेम्परेचर मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी, तो हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी में, या तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगी हीट एनर्जी। लाइक एनी अदर क्वांटिटी, हीट एनर्जी इज मेजरेबल क्वांटिटी। तो हीट एनर्जी तो हम लोग मेजर कर सकते हैं,
एक फिजिक्स की ब्रांच है of physics which deals with the measurement of heat energy, that is called calorimetry. कैलोरी मतलब हीट होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो हीट एनर्जी मेजरमेंट करने की एक जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो हम लोग ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, हम लोग पूरा फिजिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे, दैट इज कैलोरीमेट्री, हीट एनर्जी मेजर करने का ब्रांच। इन लेबोरेटरी टेम्परेचर इज जनरली मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ये तो आप जानते हो। ऐसा यूनिट टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, आपको पता है ऐसा यूनिट टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, आप भूलना मत, डिग्री सेल्सियस मत याद रखना, क्योंकि हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो लैब में यूज होता है ज्यादातर, आपने शायद बहुत सारे केमिस्ट्री के फिजिक्स में चैप्टर में पढ़ा होगा, केल्विन आता है। तो केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल है, आप जानते हो कि केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, क्या करते हैं हम लोग, केल्विन इज इक्वल टू +273। तो 273 प्लस सेल्सियस कर दोगे तो केल्विन मिल जाएगा। सेल्सियस फाइंड करना है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस डिग्री जो भी है, तो K माइनस 273। तो ये दो फॉर्मूलास आप जानते हो इन सारे चीजों के बारे में। फिर भी अब फॉर एग्जांपल राइज यहाँ पे 1 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दूसरा कन्वर्शन नहीं है। हाँ, केल्विन का जीरो कहां से स्टार्ट होगा, 273 से, मतलब दो स्केल लगाओ, तो एक तो डिग्री सेल्सियस की है, ये डिग्री सेल्सियस की है, तो इनका 273 आएगा, 273 यहां से आएगा, यहां से केल्विन का जीरो है, तो अब केल्विन का 1 मतलब 274, यहाँ पे भी एक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका जीरो स्टार्ट ही 273 से होता है, ठीक। सर ये कुछ मजा नहीं है यार। हाँ, केल्विन 0 इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर -273 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा? एक मिनट, सॉरी ऐसा चेंज करना, ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाँ अभी रेडी करो तो बाकी सर वो केमिस्ट्री में अभी लास्ट ईयर पे आया था कि ऐसे एक डिग्री सेल्सियस पे एक टेम्परेचर होता है -273, उधर है ना कोई भी गैस है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। वो गैस वॉल्यूम वाले के वो वाले गैस लॉ में हमने पढ़ा था, तब उसने 0 केल्विन दिया था, इसलिए याद है कि 0 केल्विन इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है हीट और टेम्परेचर में। देखो हीट और टेम्परेचर में ऐसे कोई डिफरेंस हम लोग जनरलाइज आइडिया में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे दिया है सम टोटल हीट एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ एवरेज है टेम्परेचर में, हीट एनर्जी में दोनों आएगा। दूसरा ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जूल है, हीट एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, जूल किलो जूल। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है। हीट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट एनर्जी हम लोग कैलोरीमेट्री से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखो, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल टू द हीट गिवन आउट ऑफ द बाय बॉडी। मतलब चाय का जो प्याला है, उन्होंने जितनी हीट लॉस्ट की होगी उतनी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब की होगी, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ये प्रिंसिपल हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आज हो सके तो न्यूमेरिकल्स शायद थोड़ा चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद तो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, कल शायद आ जाएगा। हीट एनर्जी इज एन एडिटिव एनर्जी, हीट एनर्जी में एडिटिव है, एडिटिव मतलब ऐड होगा, एक मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी प्लस दूसरी, क्योंकि सम टोटल बोला है। यहाँ पे क्या है, एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, तो एवरेज क्वांटिटी है टेम्परेचर। नाउ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी आप जानते हो, पुराने दिनों में कैलोरीज में मेजर की जाती है, इसीलिए चैप्टर का नाम भी कैलोरीमेट्री है। नाउ डेफिनेशन बोला है, 1 कैलोरी मतलब क्या होगा, कितना हीट एनर्जी। कोई भी वाटर, 1 ग्राम वाटर, एक प्योर वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर जितना है उसमें 1 डिग्री प्लस करवाना है, तो उसको हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे।
1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज 1 कैलोरी। और दूसरा भी इसका हो सकता है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 केजी वाटर, 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़े इतनी किलो कैलोरी। ठीक, तो जनरलाइज डेफिनेशन याद रखना, कैलोरीज की शायद पूछा करते हैं। तो 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज 1 कैलोरी। Did you know अच्छा देखो इसमें लिखा है कि द गुड ओल्ड डेज, इन गुड ओल्ड डेज हीट एनर्जी वाज मेजर्ड इन कैलोरीज। मतलब गुड ओल्ड डेज मतलब अभी के दिन क्या गुड नहीं है? नहीं, कोरोना वायरस। अभी तो गुड एग्जैक्टली सही बात है। अब गुड नहीं है, बैड है। एक साल तो हो गया, अभी भी आपको गुड लग रहा है। चलो अच्छा, in the above definition of calorie it is assumed that heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius at any initial temperature is same. ठीक, however this assumption is not true to non-uniform thermal expansion of water. So the precise definition of calorie, which is sometimes called 15 degree calorie, is given as under. कुछ देखो, हर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 4 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री बनाने में पानी का टेम्परेचर, तो ज्यादा हीट एनर्जी लॉस देनी पड़ेगी। जिसका टेम्परेचर 50 है और 51 करना है तो कम हीट एनर्जी, थोड़ा सा स्लाइड। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि प्रिसाइज डेफिनेशन है। कौन सर ये? हाँ? एक मिनट। नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपांशन मतलब वो एनोमलस एक्सपांशन ना? यस वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। यस 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री से या तो 1 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाना तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री में तो बर्फ जैसा ही होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हालांकि कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी 50 से अबव। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री एक टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर। जितनी एनर्जी 1 ग्राम वाटर की टेम्परेचर बढ़ाना है 14.5 से 15.5, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज नॉन एज 1 कैलोरी। तो प्रिसाइज डेफिनेशन दे दी है। द कैलोरी वाज टू स्मॉल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, इसीलिए इसको किलो कैलोरी में इस्तेमाल करते हैं। तो किलो कैलोरी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, प्योर वाटर, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी होता है। ये तो आप जानते हो, किलो लग गया तो 1000 ही होता है। किलो कैलोरी समटाइम कॉल्ड बिग कैलोरीज और डॉक्टर्स कैलोरी, कैलोरीज भी बोलते हैं, उनका अलग अलग नाम है, कैपिटल सी से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द किलो कैलोरी को कैपिटल सी से, कैलोरी को सी से। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल आर मेजर्ड इन किलो कैलोरी। आपको पता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट है तो 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी। एक चपाती में कितनी होती है, किसी को याद है कितनी कैलोरीज होती है? डाइट चार्ट किसी ने पढ़ा होगा? 20। एक बार पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है, एक बार मिले तो मुझे कहना। 20 कैलोरी थोड़ी होगा, एक रोटी में, एक चपाती में 150 कैलोरी होता है। 100 से 150 के बीच में आता है रेंज। जो डाइटिंग करते हैं ना उसको पता होता है कि 4 ही खानी है, क्योंकि मेरा एनर्जी स्पेंड इतना है। वो आएगा जब बड़े हो जाओगे, फिर थोड़ी फैट बढ़ेगी, तो किसी को, सबको एक बात नहीं कर रहा, तो उनको आएगा डाइटिंग। कितनी मिलती है वो तो को? हम तो जो भी आए ना वो खा जाते हैं। अभी तो आप खा ही जाओगे 100 से 150। 100 से 150? हाँ 100 से 150, एवरेज 100 के आसपास रहती है। लेकिन हमारी यहाँ की रोटी क्या होती है, ऊपर घी भी लगाया होता है थोड़ा बहुत, और शायद घी नहीं लगा हो तो हम लोगों ने अपने मोड़ नाखे ना, तेल में मोड़ नाखे, सॉरी लोट बांधते वक्त मोड़ नाखे, तेल नाखे, यानी कारण આપણે પડે છે, બાકી जनरली 100 ની આજુબાજુ હોય છે। बाद में पढ़ोगे आप कि कितना, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जो मतलब जो फिल्म स्टार होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन, ये काउंट करके कैलोरीज खाते हैं और काउंट करके उसको यूज भी करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा ये सारी चीजें। एक दिन नहीं है, रोज। आज मैंने लड्डू खा लिया है
अगर लड्डू में 500, तो सर ऐसा कुछ खा नहीं सकते तो इतने सारे पैसों का क्या फायदा? तो आप क्या जानते हो कि आप क्या जानते हो कि खाने में मजा है? वो फिरते हैं बाहर घूमते हैं। तो फिर क्या है सर, खाने में ही सबके लिए मजा है अलग ना। अलग है। तो मुझे 3 दिन खाना ना दो तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा भाई, मेरे को सब्जी दे दो, फ्रूट दे दो, मैं खा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। आप बच्चे हैं तो आपको फूड अच्छा लगेगा, लेकिन एक एज के बाद आपको पता चलेगा कि फूड में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। जो मिले देखो, वो खा जाते हैं। सर, वो life नहीं is होते ever कि changing. बेयर ग्रिल्स देखा है आपने? हाँ बेयर ग्रिल्स जो मिलता है वो खा जाता है। हाँ, वो अलग चीज है, लेकिन आप अपनी लाइफ की जर्नी को चेक करोगे ना तो हर मोमेंट में आपकी लाइफ की जो एटीट्यूड है ना चेंज होता है। बचपन में खिलौने और चॉकलेट अच्छी लगती है, फिर अभी खेलना, खाना और सोना, फिर और इंटरेस्ट बढ़ता है तो अलग जाते हैं, तो सारी चीजें पीछे छूट जाती है। ठीक है, तो आप खाते रहो, बहुत खाओ, मैं तो बहुत बोलता हूँ, और अच्छी चीजें खाओ जिसमें से आपको स्ट्रेंथ मिले, मतलब घी वी वाला कुछ अच्छा वाला। पिज्जा विज्जा मत खाना, वरना बोलेंगे खाएंगे, चलो जो भी है। चलो, वी नो दैट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल as heat energy is form of energy, therefore it should be also be measured in joule. देखो, एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, तो हीट एनर्जी तो सबसे बड़ी एनर्जी है, उसको भी जूल में मेजर करते हैं। फॉर स्ट्रिक्ट साइंटिफिक पर्पस, हाउएवर डॉक्टर स्टिल कंटिन्यू किलो कैलोरीज, डॉक्टर तो किलो कैलोरीज में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट और जो भी लोग हैं ज्यादातर एनर्जी को, हीट एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं। तो एक कन्वर्शन है 1 जूल, ये याद रखना, बहुत आएगा था, तो हालांकि ये आपको रट्टा मार देंगे। 1 जूल का कन्वर्शन है, सॉरी 1 कैलोरी का कन्वर्शन है 4.2 जूल, और 1 किलो कैलोरी का 4200 जूल, या इसको 4.2 किलो जूल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये कन्वर्शन हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत सारा करेंगे। चलो, तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, it has been found that if there is a 1 kg of water and 1 kg of copper, their temperature are raised to 1 degree Celsius, then the heat energy required to do so is about 10 times more for water as compared to the copper. देखो, सबकी टेम्परेचर बढ़ाना सेम चीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, कॉपर 1 किलो लो, 1 किलो पानी लो और टेम्परेचर बढ़ाओ, तो कॉपर को थोड़ी सी हीट दोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी को कितना देना पड़ेगा? 4.2 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर 14.5 से 15.5। इसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हर एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी अलग अलग। आप हीट कैपेसिटी को ऐसा मान लो कि सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, वैसे हीट कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। हीट कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम का या तो 1 किलोग्राम का, तो जितनी हीट एनर्जी चाहिए, अगर ग्राम है तो कैलोरीज, किलोग्राम है तो किलो कैलोरीज। ठीक, तो सबकी अलग अलग। मास कांस्टेंट लग रहा है ना दोनों का, दोनों सब्सटेंस का। हाँ, मास का तो अलग चीज है, लेकिन आप वो मास का यहाँ पे मत लाओ, आप है ना। तो मैं आपको ऑयल बोलूं, ऑयल या तो केरोसिन और पानी, ठीक है, मास में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फिर भी हीट एनर्जी, सॉरी, ये जो मतलब हीट कैपेसिटी है वो पानी की सबसे ज्यादा है। इसीलिए पानी का इस्तेमाल रेडिएटर में होता है। रेडिएटर तो पता है ना, इंजन को ठंडा करने में। ठीक, तो पानी का हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिनको बोलते हैं हम लोग, तो उनके बारे में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना ये टॉपिक, अगर आपको समझ में आ गया अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि हर एक सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी मतलब अपना टेम्परेचर रेज करने का हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप ये भी लगा सकते हो कि सबके खाने की रेंज अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा खाता है तब मतलब डकार लेता है, कोई थोड़ा सा खा लेता है तो डकार ले लेता है। तो पानी सबसे ज्यादा खाता है तब डकार लेता है, मतलब ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए हमको। इन अदर वर्ड्स, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी बाय वाटर इज फार मोर देन कॉपर। इसीलिए तो अर्थ का टेम्परेचर, देखो दो चीज आपको याद रखनी है। पानी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड जितना भी पॉल्यूशन आप कर दो, पानी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन की स्टोरेज करने की जो वाटर की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है।
आज ओशियन में 70% कार्बन स्टोर है डिसॉल्व फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड या तो कोई और फॉर्म में। तो आप सोचो कि कितना भी पॉल्यूशन करो तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है, तुरंत इफेक्ट क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि वाटर इज रिजर्वियर ऑफ ग्रेट रिजर्वियर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों इतना ही होता है? मतलब टेम्परेचर तो आपको पता है, मैं मून की बात करूं, मैंने आपको बताया होगा शायद, रात का टेम्परेचर -190, दिन का 90, आप रेंज निकालो 300 होता है, 300 डिग्री का फ्लक्चुएशन दिन और रात में। यहाँ पे 5 डिग्री का फ्लक्चुएशन, 10 डिग्री का फ्लक्चुएशन जिंदा रहने के लिए मुश्किल कर देता है खड़ी, ठीक? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर आपको पता है, सुबह का एवरेज टेम्परेचर 20 के आजू बाजू होता है। आज जो था ठंडी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 10 या 8-10 थी सुबह शायद, तो कितनी जबरदस्त लगी। तो पानी ही है जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तब खुद की टेम्परेचर बढ़ाएगा। कॉपर को तो थोड़ा सा हीट एनर्जी दे दो, गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वाटर का याद रखना। When both have the same mass and are heated through the 1 degree Celsius, similarly other substances absorb different amount of heat energy when the temperature are raised through 1 degree Celsius. मास भी सेम रखो तो भी, तो दूसरे सब्सटेंस की भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है सबकी। इसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं, इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर, कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तब जाके उनका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। उस चीज को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन दिए देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहें। कोई भी 5 किलो ले लो तो 5 किलो वाटर और 5 किलो आयरन, दोनों को हीट करो, टेम्परेचर दोनों का 1 डिग्री टेम्परेचर कब बढ़ेगा? तो वाटर तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। हालांकि लोहा तो तुरंत हो जाएगा। सो इसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये सबको समझ में आना चाहिए, हीट कैपेसिटी मतलब क्या है। टेम्परेचर एब्जॉर्ब्ड बाय और हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by a substance to raise their temperature through 1 degree Celsius, that is known as heat capacity. Capital H, if heat J is the amount of heat energy supplied to a body such that its temperature raised through theta degree Celsius, then heat required, ये तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, heat required to raise the temperature of given mass of substance through 1 degree Celsius is heat upon theta, that is पर डिग्री कितनी हीट चाहिए। इनका सिंपल मीनिंग ये हो जाता है, हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा, या तो 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या दिया है, हीट अपॉन डिग्री, सॉरी डिग्री राइज, तो पर डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग नीचे क्या लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, तो हीट कितनी हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज दिस। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मैं हीट कैपेसिटी कहता हूं। तो हीट कैपेसिटी मतलब होता है कितनी, उनको हम लोग कैपिटल C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिया है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिग्री सेल्सियस। इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस रखेंगे, इनको जूल में मेजर करते हैं, ठीक। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि थीटा डिग्री सेल्सियस पे H और 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना, तो H डिवाइडेड बाय थीटा R, वो भी चलेगा। लेकिन हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो यहाँ पे जनरलाइज दिया है आइडिया कि कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि 1 डिग्री का ही सोचते हैं, तो पर डिग्री आप इतना याद रखो, पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज नॉन एज हीट कैपेसिटी। चलो, इसमें मास का इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना? हाँ, मास का इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना हीट कैपेसिटी में? मास अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो मास आता है,
और इसमें मास नहीं आता, ये इसका डिफरेंस है ना। नहीं आएगा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आएगा, अभी नहीं आएगा। अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आता है, हीट कैपेसिटी में नहीं आता, वो बोल रहा हूँ मास का एंड टू एंड। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जनरलाइज दिया है, तो यहाँ पे डिग्री भी नहीं बोला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, 1 ग्राम 1 डिग्री। बरोबर, रेडी, वही स्टेटमेंट याद रखने का, बरोबर, रेडी, परफेक्ट। थोड़ा याद रखो, वो आएगा तब बताऊंगा मैं। अभी जनरलाइज आइडिया आपको क्या समझना है, जितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसके लिए कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी, चाहे कोई भी मास हो। चलो यूनिट यहाँ पे दिए हैं, आपको पता है जूल, और इसका तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जूल पर केल्विन भी बोलते हैं, या तो जूल पर डिग्री सेल्सियस भी बोलेंगे। इट इज बिकॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 0 डिग्री से 1 डिग्री करेंगे तो 273 से 274 होगा। तो जितनी हीट एनर्जी 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ाने में होगी, उतना ही 1 केल्विन बढ़ाने में होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन, या फिर हम लोग जूल पर कैलोरी भी लिख सकते हैं, तो दोनों आंसर आ सकते हैं। ठीक, चलो, इट इज राइज इन टेम्परेचर। हाउएवर सर जूल पर कैलोरी कैसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस? हाँ, पर डिग्री सेल्सियस our heat energy is absorbed expressed in calories or kilocalories, the unit of heat capacity यहाँ पे दी है, कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। अगर हीट एनर्जी कैलोरी में ली, चलो यहाँ पे जूल लिया था, अब कैलोरी तो कैलोरी पर केल्विन या तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, कैलोरी में सी लिखना है, सी ए सॉरी, किलो कैलोरी में के सी ए लिखना है, और क्या, किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और किलो कैलोरी पर दोनों में सेल्सियस ही दे दिए, केल्विन भूल गए लोग। चलो, जो इन केस ऑफ थर्मल कैपेसिटी मास इज अनस्पेसिफाइड। थर्मल कैपेसिटी या तो हीट कैपेसिटी में मास कोई स्पेसिफिक नहीं देते, इसीलिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोगों ने क्या इस्तेमाल वर्ड किया है, हीट कैपेसिटी। ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, तो हीट के मतलब ये आपको आ जाएगा, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपको समझ में आ ही जाएगा, मैं बताऊंगा तब वहां पे मास की जरूरत पड़ेगी। तो इन केस ऑफ थर्मल कैपेसिटी मास इज अनस्पेसिफाइड, thus the same substance can have different heat capacity depending upon its mass. For example, heat capacity of 10 gram of water is 42 joule, whereas the heat capacity of 100 gram water is 420 joule per Celsius. तो इनका आपको समझ में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको समझ में आना चाहिए कि 10 ग्राम, चलो एक एग्जांपल लेके, 10 ग्राम पानी, अगर छोटा सा मास है तो उसे कम हीट चाहिए, अगर बड़ा मास है तो उसे ज्यादा हीट चाहिए, भले नहीं 1 डिग्री सेल्सियस ही राइज करना है। देखो हीट कैपेसिटी फ्लक्चुएट नहीं होगी, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस हम लोग फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पर डिग्री फाइंड करेंगे। लेकिन एग्जांपल के तौर पे 10 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, तो 42 जूल आएगा, क्योंकि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 4.2 जूल था, तो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम पानी है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो सब बढ़ते जा रहा है। देखो 4 था, 42 था, 420 था। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास स्पेसिफाइड किया जाएगा, हीट कैपेसिटी में कोई मास स्पेसिफाइड नहीं किया गया, क्योंकि आप सोचो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, 100 ग्राम पानी, सॉरी हम लोगों ने हीट कितनी सप्लाई की, हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हीट बाय डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहां पे हम लोगों ने 420 जूल और 1 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो इसको मैं हीट कैपेसिटी कहूंगा,
क्योंकि यहाँ पे मुझे मास की कोई स्पेसिफिसिटी देनी नहीं है, लेकिन जब भी मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए बात करूंगा तो इसमें मास जरूर आएगा, ये चीज याद रखेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से थियरी शायद एक दो पूछे तो, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पूरे चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली 2 सम आएंगे, तो ज्यादा हम लोग फोकस उस पर करेंगे, लेकिन थियरीज तो चाहिए इसलिए। चलो, फैक्टर ऑन विच हीट एब्जॉर्ब गिवन आउट बाय बॉडी इज डिपेंड। कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई बॉडी या कितना हीट लॉस करेगा, वो किस पे डिपेंड है। पहला है हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी। बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट हम लोग जानेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। पहला, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कोल्ड बॉडी जो भी मतलब मास बढ़ाओगे तो हीट देने की मतलब ज्यादा देनी पड़ेगी। यस, अगर फॉर एग्जांपल आप एक सोचो, मैंने एक कटोरा लिया, उसमें मिल्क है जिनका टेम्परेचर 50 डिग्री या 70 डिग्री है, और छोटा सा वेसल लिया, उसमें उस कटोरे को डाल दिया, तो गर्मी की वजह से क्या होगा, पानी जो भी है गर्म हो जाएगा। नीचे का जो पानी रखा है हम लोग कर देना ठंडा करने के लिए, तो वो जल्दी से फटाफट फिर एक रेंज आ जाएगी, उसके बाद जो मिल्क है वो ठंडा नहीं होगा। अब आप सोचो कि एक कटोरी मिल्क है, वो गर्म किया 70 डिग्री, लेकिन बहुत बड़ा आपने वेसल ले लिया और उसमें आपने रखा, तो क्या होगा, मिल्क आपका ठंडा हो जाएगा, और उस छोटे से कटोरी में नीचे का पानी का टेम्परेचर बढ़ गया है, अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नो मोर हीट के, दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया ना। आपको ये बात समझ में आई, मैं कुछ बोला वो? यस। हाँ वापस एक बार छोटी सी पतीली ली, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था, एक बार फिर से बोल दो ना। एक ग्लास है, उसमें मैंने मिल्क भरा है, 70 डिग्री टेम्परेचर है, मुझे ठंडा करना है, तो मैंने छोटी सी प्याली ली, सॉरी पतीली ली, उसमें पानी भरा और उसमें मैंने ग्लास रख दिया, मतलब पकड़ के चलो, तो जो हीट एनर्जी है मिल्क से पानी में जाएगी, मिल्क से थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन एक कैपेसिटी आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, उसके बाद ग्लास में जो भरा हुआ दूध है उसका ठंडा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम आ गया होगा। अब आप सोचो, बहुत बड़ा आपने मतलब वेसल लिया, उसमें आपने ग्लास रखा और पकड़ के रखा, तो हीट एनर्जी लॉस करता जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा ना, मिल्क ठंडा हो जाएगा, तो मिल्क कहाँ ठंडा हुआ, ज्यादा पानी है वहां पे, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब वाटर ने ज्यादा की कहां पे, जहां पे ज्यादा मास था। इसका कहने का मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वहां पे बहुत कम मास था पहले में, तो बहुत कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। मिल्क अभी भी गर्म ही है, पानी भी गर्म हो गया, लेकिन मिल्क अभी भी गर्म है। बड़े से वो वेसल में क्या था कि मिल्क एकदम ठंडा हो गया, क्योंकि वाटर का मास ज्यादा था, उन्होंने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, heat energy absorbed by a cold body is directly proportional to the rise in temperature of the body. If heat energy is absorbed and theta r rise in temperature of the body, then heat energy is directly proportional to the rise in temperature. तो कोई भी cold body है, directly proportional to the rise in temperature of the body. कितना मतलब वो खुद का कितना हीट बढ़ाता है, वो किस पे डिपेंड है कि वो क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, जितनी उसकी बरोबर वही। तो मैंने क्या बोला कि जितनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप दोनों पानी को चेक करो, एक वो छोटा सा पानी, उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा पानी था, उसका टेम्परेचर तो अभी
उन्होंने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है क्योंकि सबके भाग में कम कम आई है। तो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका सेम मतलब होता है जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे उतना वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। जितना खाना खाओगे उतनी आपकी भूख है मिटेगी। दैट इज द सेम, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना टेम्परेचर राइज होगा। या तो आप सोचो जितना ग्लास में पानी डालोगे उतना ग्लास भर जाएगा। सेम, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो बॉडी उतना टेम्परेचर राइज होगा। तो ये दो फैक्टर है। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और दूसरा, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। तो जितनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड इट इज दिस, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स heat energy is directly proportional to the mass and rise in temperature। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो mc थीटा, ये फॉर्मूला से सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू के तो पक्का, शुरू में तो यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हर जगह पे यही करेंगे, फॉल इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो हीट सर एनर्जी सी की इस बीच में स्पेसिफिक कैपेसिटी है और उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो वो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा उसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहूंगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास आपको कहना पड़ेगा। तो मैं बोलूं कि 1 ग्राम पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 4.2 जूल। 10 ग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो 42 जूल। तो यहाँ पे मुझे मास बोलना पड़ेगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास स्पेसिफाइड करके कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा